यह यूएसएस किंग्सविले है, अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाला नवीनतम जहाज। इसमें सभी नवीनतम तकनीकें और दमदार डिजाइन है, लेकिन इसमें एक पेंच है। बिल्कुल नया होने के बावजूद यह बेड़े के सबसे बड़े दावों में से एक है। यह जहाज तटीय लड़ाकू जहाजों में पिछली समस्याओं को दूर करने के लिए 1 दशक से भी ज्यादा समय से किए गए परीक्षण और त्रुटि का प्रतिनिधित्व करता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या किंग्सविले और अन्य नए एलसीएस प्रचार के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएंगे, या यह बस एक छोटा सा घटिया जहाज है। तमाम उन्नयनों के बावजूद इंडिपेंडेंस क्लास का मूल डिजाइन वही रहता है। तटीय लड़ाकू जहाजों की बात करें तो यह समझना जरूरी है कि वे सभी नहीं बनाए गए हैं। दरअसल वे 2 प्रकार के होते हैं, हालांकि इन्हें एक साथ देखना ज्यादा बेहतर तुलना है। फ्रीडम क्लास एलसीएस एक पारंपरिक युद्धपोत डिजाइन है जिसमें एक ही पतवार होती है, लेकिन जब आप किंग्सविले की तरह इंडिपेंडेंस क्लास को देखते हैं तो आपको कुछ बहुत ही अजीब लगता है। इस डिजाइन में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पतवारें हैं। लेकिन नौसेना ऐसा क्यों करेगी? नौसेना ने सबसे पहले ऐसा इसलिए किया क्योंकि एलसीएस का निर्माण नागरिक उच्च गति वाली नौकाओं पर किया गया था। नौसेना ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि एलसीएस की अवधारणा मूलतः एक तेज, फुर्तीला और हल्का जहाज है जो तट के पास काम कर सकता है, जहां विमान वाहक पोत और विध्वंसक जैसे बड़े युद्धपोत नहीं जा सकते। और इससे अगला बड़ा अंतर सामने आता है निर्माण। हालांकि दोनों को एक साथ देखकर यह बताना मुश्किल है। फ्रीडम क्लास के एलसीएस स्टील से बने हैं, जबकि इंडिपेंडेंस क्लास के एल्यूमिनियम से। हालांकि दोनों जहाज अलग अलग धातुओं से बने हैं, लेकिन इनका विस्थापन लगभग 3 से 400 टन है। लेकिन यह जहाज पर जगह की वजह से मायने रखता है। चूंकि इंडिपेंडेंस श्रेणी के जहाजों का विस्थापन समान होता है लेकिन पतवार हल्की होती है, इसीलिए वे फ्रीडम श्रेणी के जहाजों की तुलना में ज्यादा ईंधन, हथियार, लोग और उपकरण ले जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों जहाजों के बीच का अंतर उनके बाहरी रूप और पतवार की बनावट से कहीं आगे तक जाता है। ये जानने के लिए हमें इंजीनियरिंग योजनाओं में गहराई से जाना होगा कि ये जहाज असल में कैसे काम करते हैं। हालांकि इंजीनियरिंग प्रणालियां किसी नई मिसाइल, बंदूक या हथियार जितनी प्रभावशाली नहीं हो सकती, फिर भी सब कुछ एक अच्छी इंजीनियरिंग योजना से शुरू होता है। आखिरकार इन सभी आकर्षक हथियारों को एक विश्वसनीय शक्ति स्रोत और एक ऐसे जहाज की जरूरत होती है जो वाकई में कहीं भी जा सके, क्योंकि यह नौसेना है, थल सेना या मरीन कॉर्प्स नहीं है। न किंग्सविले के अंदर 4 मुख्य इंजन, 2 LM-4500 गैस टरबाइन जैसे गाइडेड मिसाइल विध्वंसक या छोटे DDG और 2 डीजल इंजन हैं। इनमें से प्रत्येक इंजन का अपना शाफ्ट और संबंधित उपकरण होता है जो एक वाटर जेट से जुड़ता है। प्रत्येक एलसीएस में, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, 4 विशाल वाटर जेट होते हैं। ये वाटर जेट किंग्सविले और उसके जैसे अन्य युद्धपोतों को इस मायने में अद्वितीय बनाते हैं कि ये अमेरिकी नौसेना के एकमात्र युद्धपोत हैं जिनमें इस प्रकार की तकनीक है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? हाबिसर्स शाफ्ट हॉर्स पावर की क्षमता वाले किंग्सविले के इंजन इसके आकार के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। इसी वजह से पूरी शक्ति पर यह जहाज 40 से ज्यादा नॉट या लगभग 46 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। वाटर जेट की वजह से यह जहाज पल भर में अपनी दिशा बदल सकता है। पिच बदलकर नाविक तुरंत रिवर्सिंग प्लेट को बंद कर सकते हैं और पानी को पुनर्निर्देशित कर सकते हैं ताकि जहाज को अविश्वसनीय रूप से तेज गति से स्टर्न प्रोपल्शन मिल सके। इतनी उच्च गतिशीलता के साथ किंग्सविले मुश्किल परिस्थितियों से तुरंत बाहर निकल सकता है, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग योजना इसे अन्य जहाजों से अछूते बुनियादी विदेशी बंदरगाहों के लिए भी बेहतरीन बनाती है। किंग्सविले में 4 मुख्य इंजन और 3 डीजल जनरेटर होने के बावजूद जहाज में एक गुप्त इंजन भी है। जहाज के पेट के अंदर पुल से 4 मंजिल नीचे एक और इंजन लगा है जिसे एजमुथ थ्रस्टर कहते हैं। एजमुथ थ्रस्टर एक क्रांतिकारी इंजन है जो सामान्य और आपातकालीन दोनों ही स्थितियों में मददगार साबित हो सकता है। जहाज के निचले हिस्से में स्थित एजमुथ थ्रस्टर एक डीजल इंजन है जो सीमित जल परिवहन के दौरान जहाज के नीचे तक फैला रहता है। 360 डिग्री के घेरे में घूमने की क्षमता के साथ दिगंश किंग्सविले को घाटों पर चढ़ने उतरने, तीखे मोड़ों पर जाने और अविश्वसनीय रूप से तंग घेरे बनाने की अनुमति देता है जो सामान्य युद्धपोत नहीं बना सकते।
इसके अतिरिक्त दिगंश किंग्सविले को बिना किसी टग सहायता के बंदरगाहों में प्रवेश और बाहर निकलने की अनुमति देता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कई छोटे बंदरगाहों में टग की उपलब्धता सीमित होती है या होती ही नहीं है। लेकिन अपने छोटे से 19 फुट के ड्राफ्ट के साथ किंग्सविले उन जगहों पर जा सकता है जहां नौसेना पारंपरिक रूप से कभी नहीं जाती, और इसके अमेरिका के दुश्मनों के लिए कुछ गंभीर परिणाम हैं। उदाहरण के लिए उथले बंदरगाहों या खाड़ियों में छिपकर LCS जहाज बड़ी संरचनाओं पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं। अपनी तेज गति के साथ किंग्सविले हमला कर सकता था और फिर ऐसी जगह भाग सकता था जहां किसी युद्धपोत के जाने की कोई उम्मीद नहीं होती। चीन के खिलाफ किसी भी संभावित लड़ाई में यह बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि LPS जहाज विभिन्न फिलिपिनो या इंडोनेशियाई द्वीपों में छिपकर चीनी जहाजों का पता लगाने और उन पर घात लगाने से बच सकते थे। वहां पहुंचने के बाद LCS जहाज लड़ाई में कुछ अद्भुत हथियार ला सकते थे, जिनमें कुछ पहले कभी न देखे गए हथियार भी शामिल थे, जो चीनी बेड़े को पूरी तरह से पंगु बनाने में सक्षम थे। लेकिन जाहिर है, अपने दुश्मनों के खिलाफ रणनीतिक लड़ाइयों में युद्धपोतों को तैनात करने का अनुभव जानने के लिए आपको नौसेना में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वॉर थंडर के साथ अपने घर बैठे आराम से ऐसा कर सकते हैं। वॉर थंडर अब तक का सबसे व्यापक वाहन युद्ध खेल है और यह PC, Xbox और PlayStation पर मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। प्रथम विश्व युद्ध की खाइयों से लेकर आज के युद्ध क्षेत्रों तक 10 से ज्यादा प्रमुख शक्तियों के 2,500 से ज्यादा बख्तरबंद वाहनों, विमानों और जहाजों को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ आप कई शानदार इन गेम सुविधाओं की बदौलत वहां मौजूद होने का वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कुछ पसंदीदा फीचर्स में यथार्थवादी डैमेज फिजिक्स शामिल हैं, जो अनोखे एक्स-रे फीचर और पूरी तरह से कस्टमाइजेबल स्किन्स की बदौलत सटीक रूप से दिखाता है कि आपने दुश्मन को कैसे नष्ट किया या नुकसान उठाया। PC और कंसोल दोनों पर कुछ बेहतरीन PvP लड़ाइयों में 7 करोड़ से ज्यादा खिलाड़ियों के सक्रिय समुदाय में शामिल हों, बिल्कुल मुफ्त। नए और वापसी करने वाले खिलाड़ी जिन्होंने 6 महीने से कोई गेम नहीं खेला है, नीचे पिन किए गए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक बड़ा बोनस पैक प्राप्त कर सकते हैं। अगले 30 दिनों के भीतर साइन अप करने वाले ये खिलाड़ी एक्सक्लूसिव व्हीकल डेकोरेटर ईगल ऑफ वैल्वर प्रीमियम अकाउंट तक 7 दिनों की मुफ्त पहुंच और 1000 सिल्वर लायंस का लाभ उठा सकते हैं। यह ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए अभी आवेदन करें और इस शानदार समुदाय में शामिल हों। अब लिटोरल कॉम्बैट शिप पर वापस आते हैं। अब जबकि हमने इसके इंजीनियरिंग प्लांट पर चर्चा कर ली है, अब हम उन सभी विभिन्न प्रणालियों पर चर्चा कर सकते हैं जो इससे लाभान्वित होती हैं। धनुष पर आगे की ओर बढ़ते हुए आपको इसकी मुख्य तोप दिखाई देगी। ये तोप 57 मिमी बोफोर्स है, जो विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को भेदने के लिए एकदम उपयुक्त है। प्रति मिनट 220 राउंड तक फायर करने की क्षमता के साथ यह तोप काफी दूर तक वॉर कर सकती है। लगभग 805 समुद्री मील की अधिकतम सीमा के साथ 57 आने वाली छोटी नावों से लेकर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों जैसे कि बाईप्लेन और हेलीकॉप्टरों तक कई तरह के लक्ष्यों को भेद सकता है। यह अपने विशेष गोला बारूद के कारण इतने व्यापक लक्ष्यों को भेद सकता है। पारंपरिक नौसैनिक तोपों के विपरीत, जिनमें नाविकों को बंदूक के मैगजीन ड्रम में एक बारूद का गोला और एक प्रक्षेप्य डालना होता है, किंग्सविले और उसकी श्रेणी के अन्य जहाज अद्वितीय गोला बारूद का उपयोग करते हैं। यह गोला बारूद, जिसे 3P प्रोग्रामेबल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज्ड के नाम से जाना जाता है, एक स्मार्ट गोला बारूद है जिसे दागे जाने से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्रिय किया जाता है। इसकी परिवर्तनशील फ्यूज सेटिंग के साथ नाविक सतही लक्ष्यों पर सीधे प्रहार करने और हवाई लक्ष्यों के लिए एयर बर्स्ट सेट कर सकते हैं। लेकिन किंग्सविले में इस्तेमाल होने वाला यह एकमात्र हथियार नहीं है। जहाज के अगले हिस्से यानी फोकसोल से आगे बढ़ते हुए आपको जहाजों के बीच हेलीकॉप्टर हैंगर के ऊपर से 2 बड़ी बंदूकें निकलती हुई दिखाई देंगी। हालांकि ये दोनों बंदूकें स्टारशिप ट्रूपर्स के बुर्ज जैसी दिखती हैं, लेकिन असल में ये बिल्कुल असली हैं और जमीनी लड़ाई में काफी घातक हैं। ये दोनों हथियार MKO-46 40 mm चेन गन हैं। हालांकि ये आम पुराने भारी हथियारों जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, क्योंकि इन्हें जहां से दागा जाता है वहां से ये असल में दागे जाते हैं।
हालांकि आपात स्थिति में कर्मचारी लॉर्डर और गनर के रूप में मौजूद रहते हैं, लेकिन इन माउंट्स को जहाज के अंदर से नियंत्रित किया जाता है। जहाज के बीच में पुल के नीचे स्थित विशेष रूप से प्रशिक्षित नाविक ICC-2 नामक स्थान से इन तोपों को दूर से संचालित करते हैं। यहीं जहाज की आंतरिक सतह के काफी अंदर दुश्मन की छोटी नावों से सीधे हमले के बिना भी निपटा जा सकता है। लेकिन अगर आप जहाज के बाहर जाकर गौर से देखें तो आपको 2 30 मिमी तोपों के ठीक पीछे एक और हथियार दिखाई देगा। R2-D2 जैसा दिखने वाला यह उपकरण असल में दिखने से कहीं ज्यादा खतरनाक है, जिसे C-RAM के नाम से जाना जाता है। यह किंग्सविले का मुख्य वायु रक्षा हथियार है। प्रसिद्ध सीविज जैसे ही सेंसरों से निर्मित इस हथियार में सभी प्रकार की हवा से और जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों का पता लगाने, उन पर नजर रखने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता है। RYAM-116 रोलिंग एयर फ्रेम मिसाइल दागकर किंग्सविले के चालक दल निश्चिंत हो सकते हैं कि वे दिन के किसी भी समय या स्थान पर सुरक्षित हैं। लेकिन निश्चित रूप से C-RAM की रेंज सीमित है, क्योंकि यह एक पॉइंट डिफेंस हथियार है। लंबी दूरी पर दुश्मन तक पहुंचने और उसे मारने के लिए किंग्सविले के पास कई विकल्प हैं। यकीनन LCS की मुख्य शक्ति इसके विशाल उड़ान डेक से आती है। अगर आप इसकी तुलना किसी DDG या क्रूजर के फ्लाइट डेक से करें तो आप देखेंगे कि LCS-1 बेहद विशाल है। इसकी वजह से वायुसेना इस पर कई तरह के विमानों का संचालन कर सकती है। MH-60R सियरा या रोमियो दोनों को ले जाने की क्षमता के साथ किंग्सविले के पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। बेशक उन्हें किस हेलीकॉप्टर की जरूरत है, ये मिशन पर निर्भर करता है। अगर जहाज को लगता है कि सतह पर चलने वाले जहाज ज्यादा खतरा होंगे तो वह सियरा जहाज पर सवार हो सकता है, जिसका मुख्य मिशन सतही युद्ध है। अगर जहाज को लगता है कि उसके संचालन क्षेत्र में पनडुब्बियां सबसे खतरनाक होंगी तो रोमियो अपने डिपिंग सोनार और टॉर्पीडो लॉन्च करने की क्षमता के साथ बेहतर रहेगा। हालांकि इसके विशाल उड़ान डेक के कारण इसकी आस्तीन में एक और खासियत छिपी है। MQ-9 फायर स्काउट नाम से जाना जाने वाला यह हवाई ड्रोन जहाज की आंखों और कानों की निगरानी के लिए एकदम सही है। चूंकि रडार रेंज असीमित नहीं है, इसलिए एक बिंदु ऐसा भी होगा जहां किंग्सविले अपने आसपास की दुश्मन ताकतों का आसानी से पता नहीं लगा पाएगा। फायर स्काउट के साथ किंग्सविले अपनी रडार क्षमताओं से कहीं आगे तक देखने में सक्षम है, जो कि जहाज पर लगे उन्नत कैमरा और डेटा लिंक सिस्टम की बदौलत है। हालांकि हमने जहाज के बाहर के हथियारों और क्षमताओं पर विस्तार से चर्चा की है, किंग्सविले में अंदर से भी बहुत क्षमताएं हैं। अगर आप जहाज के बाहर से देखें तो आप पाएंगे कि इसका लगभग आधा हिस्सा इस बॉक्स प्रकार के डिजाइन को समेटे हुए है। और नहीं, यह सिर्फ दिखावे के लिए या दुश्मन के रडार रिटर्न को रोकने का कोई तरीका नहीं है। ये असल में जहाज का एक हिस्सा है जिसे मिशन बे कहते हैं। मिशन बे के अंदर झांकने पर आपको पता चलेगा कि यह असल में एक विशाल गोदाम जैसा है। डेक पर हर जगह कार्गो कंटेनरों को बांधने के लिए लंगर बिंदु हैं। इसके अलावा अंदर कई फोर्कलिफ्ट और भारी कंटेनर युक्त माल ढोने के लिए डिजाइन किया गया एक विशाल मोबिकॉन भी है। लेकिन इन सब चीजों का इस्तेमाल किस लिए होता है? जब ऑस्टल ने LCS डिजाइन किया था तो नौसेना के अधिकारियों ने सोचा था कि इनमें से प्रत्येक में हवाई युद्ध, सतही युद्ध, बारूदी सुरंग युद्ध और पनडुब्बी रोधी युद्ध जैसे एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले मिशन पैकेज होंगे। इसे समायोजित करने के लिए डिजाइनरों ने एक विशाल मिशन बे बनाया है, जिसमें सभी उपकरण हैं जो वास्तव में एक विशाल सैन्य इरेक्टर सेट जैसा है। इतनी बड़ी जगह के साथ किंग्सविले कई तरह के मिशन पैकेजों को समायोजित कर सकता है। हालांकि इसके अंदर के उपकरणों का उपयोग कई अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर मिशन बे के पिछले हिस्से में ट्विन बूम एक्सटेंडेबल क्रेन या TBC एक विशाल 11 मीटर RHIB या माइन हंटिंग सिस्टम तैनात कर सकता है। यह खोज और बचाव कार्यों के लिए जहाज में आमतौर पर लगे 7 मीटर RHIB के अतिरिक्त है। लेकिन इन सभी अद्भुत क्षमताओं के बावजूद LCS को पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसी चीजों के लिए बदनाम किया गया है जो उस समय तो सही थीं, लेकिन आज लागू नहीं होती, या जिन्हें गंभीर रूप से कम कर दिया गया है, या नाविकों ने उनसे बचने के तरीके खोज लिए हैं। LCS के बारे में सबसे बड़ी शिकायतों में से एक ये है कि यह बहुत ज्यादा ईंधन की खपत करता है।
ये बात निर्विवाद रूप से सच है, क्योंकि किंग्सविले जैसे जहाज तेज गति से चलने के लिए कम समय में बहुत ज्यादा ईंधन जला देते हैं। इस वजह से इंडिपेंडेंस श्रेणी के जहाजों को समुद्र में अन्य जहाजों की तुलना में ज्यादा बार ईंधन भरना पड़ता है। ऐसा करने से उन्हें संघर्ष की स्थिति में ज्यादा खतरा हो सकता है और ईंधन की कमी होने पर जहाज की सीमा और गति कम हो सकती है। हालांकि यह आंशिक रूप से नकारात्मक है और इस बात की काफी आलोचना हुई है। दरअसल नाविकों के पास किसी भी समय सभी मुख्य इंजन चालू नहीं होते। दरअसल ज्यादातर समय LCS ईंधन बचाने के लिए 1 या 2 डीजल इंजन लगाकर ही काम करता है, क्योंकि इससे मिलने वाला आउटपुट नियमित संचालन के लिए काफी होता है। बेशक अगर कोई लड़ाई होती है तो जहाज का कप्तान किसी भी दूसरे जहाज की तरह सभी उपलब्ध इंजनों को चालू करने का आदेश देगा। LCS खासकर इंडिपेंडेंस क्लास के साथ एक और बड़ी समस्या पतवार के टूटने की कुख्यात स्थिति थी। फिर से मीडिया ने इस समस्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, लेकिन फिर भी यह एक समस्या थी। दरअसल जहाजों के निर्माण के दौरान मिशन बे में प्रतिबंधों को ठीक से लागू नहीं किया गया था। इससे पहले के इंडिपेंडेंस क्लास जहाजों यानी LCS 18 और उससे पहले के उड़ान डेक में गंभीर दरारें पड़ गईं। ये एक समस्या थी, क्योंकि इसकी गति कई LCS को एक निश्चित गति से ऊपर जाने से रोकती थी और संभावित रूप से उड़ान डेक को नुकसान पहुंचाती थी, जिससे हवाई संचालन के लिए इसे बंद करना पड़ता था। इसी तरह मीडिया भी विश्वसनीयता के एक ऐसे ही मुद्दे पर गलत साबित हुआ। इसीलिए पूरे कार्यक्रम को पूरी तरह से खारिज करना उचित नहीं है। याद है जब हमने पहले विभिन्न प्रकार के LCS जहाजों के बारे में बात की थी, फ्रीडम श्रेणी के जहाजों में एक अविश्वसनीय रूप से अति इंजीनियर्ड प्रोपल्शन प्लेन होता है, जिसमें एक कंबाइनिंग गियर होता है जो गैस टरबाइन और डीजल इंजन को एक ही शाफ्ट पर लाता है। पिछले साल जारी प्रोपब्लिका की निंदनीय रिपोर्ट में उजागर किया गया है कि यह अति महत्वाकांक्षी कबाड़ ही LCS इंजीनियरिंग की अधिकांश समस्याओं का कारण बना। हालांकि किंग्सविले जैसे इंडिपेंडेंस श्रेणी के जहाजों में भी कई समस्याएं रही हैं, लेकिन उनमें फ्रीडम श्रेणी के जहाजों जैसी घातक खामी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक इंजन का अपना शाफ्ट होता है। इन जहाजों की आखिरी मुख्य समस्या ऐतिहासिक रूप से यह रही है कि विभिन्न मिशन पैकेज ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसकी कुछ वजह पनडुब्बी रोधी युद्ध पैकेज का बेकार होना था, जिसे नौसेना ने 2022 में रद्द कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इन विभिन्न मॉड्यूलों को स्थापित करने और उनके रखरखाव का काम जहाज के अन्य रखरखाव के साथ ठेकेदारों को सौंप दिया गया था। बजट में बढ़ोतरी और ठेकेदारों के समर्थन के कारण कई जहाज मरम्मत के इंतजार में घाटों पर ही पड़े रहे। किंग्सविले जैसे जहाजों के लिए सौभाग्य की बात है कि LCS कार्यक्रम ने कई वैकल्पिक रास्ते निकाले हैं, जिससे यह कार्यक्रम व्यवहार्य और नौसेना के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन गया है। सबसे बड़े बदलावों में से एक ये है कि नौसेना ने अदला बदली वाले मिशन सेटों के विचार को त्याग दिया है। जब इस जहाज को पहली बार कांग्रेस के सामने पेश किया गया था, तो यह कल्पना की गई थी कि जहाज में मान लीजिए एक हवाई युद्ध पैकेज हो सकता है, जिसे किसी भी बुनियादी बंदरगाह पर उतारा जा सके। ठेकेदार कुछ कंटेनरों की अदला बदली करेंगे और कुछ ही घंटों में यह जहाज अब एक पनडुब्बी रोधी युद्ध मंच बन सकता है, जो पनडुब्बियों का शिकार कर सकता है। जबकि नौसेना के सबसे उत्साही नेतृत्व को यह विचार अति महत्वाकांक्षी लगा। नौसेना 1 दशक से भी ज्यादा समय तक इस पर काम करती रही, जब तक कि अंततः उन्हें यह तय नहीं हो गया कि यह अब कोई अच्छा विचार नहीं है। इसीलिए यह सोचने के बजाय कि किसी भी समय LCS को बदला जा सकता है, नौसेना नेतृत्व अब प्रत्येक जहाज को एक विशिष्ट युद्ध क्षेत्र के लिए समर्पित करता है और शेष पैकेज अभी सतह युद्ध और खदान युद्ध हैं। इन मिशन सेटों को सरल बनाकर और समर्पित प्लेटफॉर्म बनाकर जहाजों को फिर से कॉन्फ़िगर करने में कम समय लगता है और विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी लंबे समय तक जहाज पर रह सकते हैं और उस जहाज के काम करने के तरीके की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं, बजाय इसके कि उन्हें जल्दी से कुछ नया सीखना पड़े। कार्यक्रम में एक और बड़ा बदलाव फ्रीडम क्लास LCS जहाजों का उत्पादन बंद करना रहा है। चूंकि LCS कार्यक्रम में ज्यादातर समस्याएं इन्हीं जहाजों से उत्पन्न हुई थीं, इसीलिए नौसेना ने अंततः 2028 में इनका आगे उत्पादन बंद कर दिया।
अब खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होने से मरम्मत के पुर्जों की समस्या और ठेकेदारों के ऊंचे बिलों का भुगतान आसानी से किया जा सकता है और ये जहाज अब पैसों की बर्बादी नहीं रहे। पैसे की बात करें तो एक और चीज जो बदली है वह है ठेकेदारों के सहयोग पर इतना पैसा खर्च न करना। जब LCS कार्यक्रम पहली बार शुरू हुआ था तो उच्च अधिकारी इसे चलाने के लिए बहुत छोटे उच्च प्रशिक्षित दल चाहते थे, लेकिन केवल 40 मुख्य चालक दल के सदस्यों के साथ जो अब लगभग 60 लोग हैं, क्योंकि 40 पर्याप्त नहीं थे तब। और आज भी DDG जैसे 200 से ज्यादा लोगों वाले जहाज पर इतनी रख रखाव जांच करने के लिए बहुत कम समय था। इतना ज्यादा काम और इतने कम लोगों के साथ नौसेना वर्षों से ज्यादातर काम ठेके पर करवा रही है। हालांकि लॉबिस्टों और राजनेताओं की राजनीतिक खींचतान के कारण जो पैसे को उचित रूप से खर्च करने से ज्यादा चुनाव जीतने के बारे में चिंतित थे, रक्षा ठेकेदारों ने नौसेना के लिए अरबों डॉलर के विशेष रख रखाव अनुबंध बनाए हैं। ये अनुबंध अक्सर जहाज कर्मियों को उनके द्वारा संचालित उपकरणों को छूने तक से रोकते हैं और करदाताओं के खर्च पर दुनिया भर में भेजे जाने वाले मरम्मत तकनीशियनों पर निर्भर रहते हैं। एक दशक से भी ज्यादा समय तक ऐसा करने के बाद नौसेना ने कहा कि अब बहुत हो गया और मूल रूप से रक्षा ठेकेदारों को क्षेत्रीय रखरखाव केंद्रों में नाविकों को ज्यादातर रखरखाव कैसे करना है यह सिखाने के लिए मजबूर किया। अब इन विशेष रूप से प्रशिक्षित नाविकों के समूह LCS जहाजों पर सवार होकर यह सुनिश्चित करते हैं कि महत्वपूर्ण प्रणालियों की मरम्मत बंदरगाह पर आने के बजाय समुद्र में ही की जा सके। इस वीडियो के निर्माण के समय नौसेना के कर्मचारी अब जहाज के रखरखाव का 60% कार्य कर सकते हैं, जो पहले केवल 5% था। और 2025 तक नौसेना का लक्ष्य है कि जहाज पर 95% रखरखाव नौसेना के कर्मचारी ही करें। कार्य गतिशीलता में इस नाटकीय बदलाव के साथ किंग्सविले जैसे जहाज अब लालची रक्षा कंपनियों के अधीन नहीं रहेंगे, जो अमेरिकी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने के बजाय समुद्र में खड़े रहने के बजाय घाट पर खड़े रहने से लाभ उठाती हैं। अंत में दरारों वाले पतवारों के संबंध में नौसेना नेतृत्व ने संरचनात्मक परिवर्तन किए, जिनसे समस्या का समाधान हो गया, जिससे यह समस्या अब अतीत की बात हो गई है। अब जबकि ये जहाज पहले से कहीं अधिक विश्वसनीय और उड़ान के लिए तैयार हैं, नौसेना भविष्य के युद्धों में इन्हें महत्वपूर्ण संपत्ति बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम लागू कर रही है। इस समय अमेरिकी नौसेना एक कठिन स्थिति में है। कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी कमियां उभर रही हैं और कुछ ही प्रतिस्थापन उपलब्ध हैं, जिन्हें अब LCS भर रहा है। इनमें से एक सबसे गंभीर कमी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल में है। वर्षों से AGM-84 हार्पून मानक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रही है, जिसका इस्तेमाल नौसेना दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने के लिए करती रही है। हालांकि दशकों तक सेवा में रहने के बाद इनमें से कई हथियार अब विश्वसनीय नहीं रहे और उनकी सेवा अवधि भी समाप्त हो गई है। शेष भंडार के साथ इतनी सारी समस्याओं के साथ अगर चीन या रूस के साथ कोई युद्ध गतिज हो जाता तो नौसेना किसी बड़े युद्ध में एक महत्वपूर्ण हथियार खो देती। ऐसा तब तक था जब तक नौसेना ने नेवल स्ट्राइक मिसाइल या NSM को नहीं अपनाया। NSM हार्पून के उत्तराधिकारी के रूप में विकसित करने के लिए अमेरिका नॉर्वेजियन संयुक्त प्रयास है। यह मूलतः उसी तरह काम करता है, लेकिन कहीं अधिक शक्तिशाली, विश्वसनीय और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। 2019 में NSM को अपनाने के बाद से नौसेना इस हथियार को बेड़े में शामिल करने के तरीकों पर विचार कर रही है, लेकिन समस्या बस एक ही थी। नौसेना के पास इसे रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। DDG पर जगह न होने, क्रूजरों के लगातार सेवा मुक्त होने और कॉन्स्टेलेशन क्लास फ्रिगेट्स के सेवा में आने में बरसों लगने के कारण नौसेना के पास LCS के अलावा NSM रखने के लिए और कोई जगह नहीं थी। किंग्सविले जैसे सभी नए LCS और सेवा में मौजूदा LCS को अपने धनुष पर NSM स्वीकार करने के लिए परिवर्तित किया जा रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंस क्लास ने खुद को सिर्फ इसी जगह पर नहीं पाया है। यह पुराने माइनस स्वीपर्स की जगह भी ले रहा है। वर्तमान में नौसेना 8 पुराने माइनस स्वीपर्स का उपयोग कर रही है, जिनकी सेवा अवधि काफी बीत चुकी है और जिनमें कई समस्याएं हैं। 2017 में बारूदी सुरंगों की खोज करने वाले
CH-53C स्टैलियन के सेवानिवृत्त होने के साथ इसने किसी बड़े युद्ध में बारूदी सुरंगों की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने की अमेरिका की क्षमता में एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया है, जो रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों के विशाल बारूदी सुरंग भंडार को देखते हुए एक अच्छा विचार नहीं है। इसी वजह से नौसेना कई नई बारूदी सुरंगों की खोज करने वाली तकनीकों का परीक्षण कर रही है, जैसे कि नाइफ फिश जैसे रिमोट नियंत्रित रोबोट जो बारूदी सुरंगों की खोज और उन्हें नष्ट कर सकें। हालांकि ये केवल कुछ ही चीजें हैं जो नौसेना ने LCS के साथ प्रयोग करने के लिए की हैं। 2023 में SM-6 लॉन्च करने से लेकर विभिन्न नए टोही ड्रोनों के परीक्षण तक किंग्सविले और अन्य LCS आज जो कुछ भी कर सकते हैं वह वास्तव में नौसेना की कल्पना तक ही सीमित है। इसीलिए वर्षों तक नौसेना की लाल बालों वाली सौतेली संतान होने के बावजूद LCS ने आखिरकार अपनी जगह बना ली है और भविष्य के किसी भी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण हथियार बनने के लिए तैयार है। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह पसंद आया और आप इसी तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो इसे जरूर देखें। सदस्यता लेम बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल चालू कर दें ताकि आप कोई भी अपलोड मिस न करें। आपका समर्थन वाकई हमें आगे बढ़ने और हर हफ्ते आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लाने में मदद करता है। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं। देखने के लिए शुक्रिया और अगले वीडियो में मिलते हैं।